वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और पहले पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बात वही है सीरीज में, जब एक सेल का पॉजिटिव दूसरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और ये एंड पॉइंट्स को हमने लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है और ये हम आइडेंटिकल सेल्स ले रहे हैं ऐसा। इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कह रहे हैं। हम इस सर्किट को, जिसमें कई बैटरीज हैं, एक सिंगल बैटरी से और एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो शायद ये ऐसा सर्किट हम डेवलप करना चाहते हैं, सारे सेल्स का ईएमएफ वो इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ हो और ये आर इक्विवेलेंट हो इंटरनल और ये लोड रेजिस्टेंस ऐसा। अगर सारे सेल्स इस समय एडिटिव पोलैरिटी में जुड़े हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एन सेल्स हैं, तो सर्किट का ईएमएफ हो गया एन ई और रेजिस्टेंस हो गया एन आर। सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो अब जो लोड में करंट जाएगा वो होगा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, बस इतना ही। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए एक्चुअली हम इन लोगों को ओपन सर्किट में रखते हैं और तब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी जाने में मुझे कितना इक्विवेलेंट मिला ईएमएफ। ओपन सर्किट, keep the circuit open and apply KVL from A to B to find VAB, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब अगर सर्किट में करंट ही नहीं है तो ये सारे वोल्टेज ऐसे ही आएगा, VA माइनस ई n टाइम्स तक, दिस इज इक्वल टू VB। So VA minus NE is equal to VB. So VA minus VB जो है टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो NE है। तो इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ निकालने का ये तरीका है कि सर्किट को ओपन कर लो और A से B तक KVL लगा दो। अगर आइडेंटिकल सेल्स है तो इस तरह निकलेगा और आइडेंटिकल नहीं होंगे तो भी फिर अप्रोच तो यही है। रेजिस्टेंस तो हमेशा सारे ऐड होते ही हैं और अभी तो ईएमएफ भी सारे ऐड हो जाएंगे। आर इक्विवेलेंट जब निकालते हैं ना, अगर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए तो बैटरी को शॉर्ट कर दो, इस बैटरी को शॉर्ट कर दो। सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए तो जितने भी ईएमएफ के सोर्सेज हैं उन्हें खत्म कर दो, तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फिर एनआर हो जाता है। एक बार आपने उस सर्किट को इस तरह बना लिया तो लोड जोड़ दीजिए और अब सर्किट में करंट निकाल लीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम यूज कब करते हैं? जब लोड रेजिस्टेंस काफी कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होना सेलों का, तो हम उन्हें सीरीज में जोड़ते हैं। क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए एनआर को आर के बराबर होना चाहिए। तो लिख दीजिए, व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज वेरी हाई द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब लोड का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हम लोग सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी करीब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। कम से कम उनके बीच में रेशियो ज्यादा डिफरेंस ना रहे ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। कभी कभी इनके न्यूमेरिकल्स में ये लोग ऐसा दे देते हैं कि है तो आइडेंटिकल सेल और एक सेल मान लीजिए उल्टा जोड़ा है, यही है, बस ऐसा ही है, यही है, ठीक है। और ये आर है, एक सेल जो है वो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में जुड़ा है, ये दोनों सेल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये एडिटिव पोलैरिटी में जुड़े हैं। ये यहाँ करंट भेजेगा, ये भी यहाँ करंट भेजेगा। वास्तव में एक का नेगेटिव के पॉजिटिव से जुड़ा है, पर नेगेटिव से जुड़ा होना तो ये
सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के सेल हो गए। तो अब इनके ईएमएफ ऐड नहीं होंगे। अब अगर मैं केवीएल लगाऊंगा, अगर मैं अब केवीएल लगाऊंगा, ये ए है और ये बी है और ओपन सर्किट की बात कर रहा हूँ और वोल्टेज चाहिए मुझे, ओपन सर्किट की बात कर रहा हूँ, सर्किट में कहीं करंट नहीं है, तो वी ए माइनस ई प्लस ई इज इक्वल टू वी बी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू खाली ई आया। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो ई है, और आर इक्विवेलेंट में तो रेजिस्टेंस तो फिर हमेशा ही ऐड होते हैं, आर इक्विवेलेंट 3 आ रहा है। सेल्स चाहे एडिटिव पोलैरिटी में हो चाहे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में हो, रेजिस्टेंस तो हमेशा उनके ऐड ही होंगे, ईएमएफ जरूर डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। अगर एक सेल उल्टा जुड़ा है ना तो एक सीधे को भी खा जाएगा, 2 सेलों का नुकसान होगा हमें। अगर 4 सेल उल्टे जुड़े हैं तो वो 4 उल्टे 4 सीधों को खा जाएंगे, टोटल 8 सेल का नुकसान होगा हमें। जितने भी सेल उल्टे जुड़े होते हैं उनके डबल सेलों का नुकसान हो जाता है। या ईएमएफ होना चाहिए था 3 और वहां अब ईएमएफ है यहाँ पे 3 माइनस 2, क्योंकि एक सेल उल्टा जुड़ा है, वो एक सीधे को भी खा जाएगा। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और पहले चलो आइडेंटिकल सेल्स ले लेता हूं। आइडेंटिकल सेल्स मतलब उनका ईएमएफ भी सेम है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है। इस तरह से सपोज ये 2 ही सेल लेते हैं शुरू में, 2 ही सेल लीजिए, आइडेंटिकल है, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, और ये पॉइंट ए है और ये बी है। ये 2 आइडेंटिकल सेल इस समय पैरेलल में, तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहता हूँ जिसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ भी लेना चाहता हूँ और आर इक्विवेलेंट भी लेना चाहता हूँ। फिर बाद में मैं लोड को यहाँ आके अक्रॉस इसके लोड जोड़ दूंगा, और पहले तो मुझे इस सर्किट को ए और बी पॉइंट्स को ओपन रखना पड़ेगा। ये जो लोड है ना, ये शुरू में आप कनेक्ट मत करिए, ये लोड जो है शुरू में कनेक्ट मत करिए, सर्किट को ओपन रखिए कि ओपन सर्किट मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है ना, लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में सर्किट ओपन है, ये स्विच ओपन है, ये अपने आप में सर्किट तो कंप्लीट है। अब इस लूप में करंट जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा, लोड में नहीं आ रहा है। हमें यही देखना है कि लोड के अक्रॉस या वोल्टेज मिलेगा कितना, हमें ए और बी के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो लोड का वोल्टेज हो जाएगा, तो वही सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कहलाएगा। ए और बी के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है वो सेल का ईएमएफ है, क्योंकि वो इसके अक्रॉस एक्सर्ट होगा। फिर तो पहले जब मैं इसको ओपन सर्किट रख रहा हूँ ना इसको, तो करंट यहीं सर्कुलेट होगा। अब मैं अगर इस लूप में केवीएल लगाऊंगा तो यहाँ से यहाँ, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो ये प्लस ही हो जाएगा। सर्किट में नेट ईएमएफ है 0 है, तो सर्किट में इस समय करंट 0 है। अगर मैंने ओपन सर्किट रखा है तो इनसाइड द लूप जो है ना वो करंट 0 है। अब आप यहाँ से यहाँ केवीएल लगाइए, ए से बी केवीएल लगाइए इस पाथ पे, ए से बी केवीएल लगाइए इस पाथ पे, तो वी ए माइनस ई, और करंट तो लूप में 0 है, करंट तो 0 है, इज इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई। तो शायद मैं डायरेक्ट समझ सकता था, क्योंकि पैरेलल में तो ईएमएफ आइडेंटिकली होते हैं, पैरेलल में तो वोल्टेज चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो जो अभी जितने भी सेल पैरेलल में हो, अगर n सेल्स पैरेलल में होंगे ना आइडेंटिकल, अगर n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में होंगे तो ईएमएफ तो अभी भी ई ही होगा, ईएमएफ तो अभी भी ई होगा, और इसका रेजिस्टेंस फिर R/N हो जाएगा अगर n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में होंगे तो सर्किट में जो करंट होगा वो होगा E/R प्लस R/N, लोड में जो करंट जाएगा। स्विच क्लोज कर देने,
पैरेलल में अगर n सेल्स हुए तो भी उनका ईएमएफ एक सेल के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। हाँ, रेजिस्टेंस जरूर, रेजिस्टेंस निकालते समय आपको इनको शॉर्ट सर्किट करना है, और इस सर्किट का पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 था यहाँ पे, और n सेल होते तो R/n हो जाता। फिर वही अगर हम देखें कि कब हम पैरेलल में सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो शायद हम चाहते हैं कि भाई R जो है वो R/n के बराबर हो जाए। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई, तो आप सेल्स को पैरेलल में जोड़ेंगे ताकि रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के कुछ आसपास आ जाए, हो सके तो बराबर हो जाए। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में तब डिस्कशन कर रहे हैं जब सेल्स डिफरेंट हैं, मतलब उनके ईएमएफ दो ही सेल लेते हैं। चलिए, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, और इनके अक्रॉस हम यहाँ लोड जोड़ेंगे, और अभी कुछ नहीं जोड़ा है, इसको ओपन सर्किट रख रहे हैं। ओपन सर्किट में मुझे ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, दैट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो अब मैं सपोज मान लेता हूँ E1 बड़ा है, तो इस लूप में तो ऐसे करंट जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक गया तो -E2, और एक ही लूप है तो करंट तो एक ही जाएगा, यहाँ करंट अभी नहीं आ रहा, -E2 -IR2 -IR1 प्लस E1। पैरेलल में इनको जोड़ा है, और इनके लाइट टर्मिनल्स दोनों के एक तरफ हैं, लाइट टर्मिनल्स एक ही तरफ होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव एक तरफ होना चाहिए, दोनों नेगेटिव एक तरफ होने चाहिए। तो मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो ये आंसर आ गया, और अब E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, I into R1 plus R2 is equal to E1 minus E2। ठीक है, तो इससे I आ जाएगा E1 minus E2 अपॉन R1 plus R2। मुझे ये निकालना है, जो I आ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो I है वो है E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। ये I हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मेरी लॉजिक ये है कि जब ये सर्किट खुला हुआ है उस समय यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल का ईएमएफ कहलाना चाहिए, क्योंकि बाद में आप जैसे ही लोड जोड़ोगे इसके अक्रॉस, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के कारण लोड का से करंट आएगा। ये तो हो गया आई। अब मैं जहाँ अप्लाई करता हूँ केवीएल, बी ए पॉजिटिव से नेगेटिव किया तो -E2 फिर -IR2 is equal to VB, VA minus VB is equal to E2 plus IR2। ये बात मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, क्योंकि ये वाला सेल चार्ज हो रहा है, करंट इसके अंदर घुस रहा है। ये वाला सेल की अगर से मैं ईएमएफ निकालता तो मैं डिस्चार्जिंग की इक्वेशन ले लेता, ये डिस्चार्ज हो रहा है। अगर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो E1 माइनस IR1 कर दीजिए, और ये चार्ज हो रहा है, तो इसके अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो E2 प्लस IR2 है। अब वैल्यू डालते हैं E2 प्लस I है E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 into R2, तो जाएगा E2 R1 प्लस E2 R2 प्लस E1 R2 माइनस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। E2 R2 कैंसिल हो गया, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है, जो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ। और मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को R1 R2 से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी R1 R2 से डिवाइड कर दूं, तो इक्विवेलेंट ये हो जाएगा E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2।
ये दोनों फॉर्मूले याद रख लीजिए, ये रटने लायक हैं। तो दो सेल्स अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये कुछ फॉर्मूला आ रहा है, समेशन ऑफ ई बाय आर अपॉन समेशन ऑफ 1 बाय आर। डायमेंशनली देखें तो ये 1 बाय आर और ये 1 बाय आर कट जाएगा, तो हाँ इसके डायमेंशन ही के हैं। और अगर आर इक्विवेलेंट चाहिए मुझे, तो फिर मुझे इन सेल्स को शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस से मतलब है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो वोल्टेज वाला पार्ट हटा दीजिए। अब ये दो पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा शायद 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आर इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूला को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर कई सेल्स, मेनी सच डिफरेंट सेल्स आर इन पैरेलल, अगर कई सारे डिफरेंट सेल्स पैरेलल में हैं, कई सेल्स पैरेलल में हैं, 3 सेल पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनके क्वेश्चंस आते हैं। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा और ऑफ कोर्स 1 बाय R इक्विवेलेंट, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ही होता, तो उससे R इक्विवेलेंट निकालेंगे 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो अगर कई सेल आपको दिए हैं तो आप उन्हें एक इक्विवेलेंट ईएमएफ से यहाँ पर और एक आर इक्विवेलेंट से यहाँ पर रिप्लेस करें और फिर लोड इनके अक्रॉस जोड़ दें। ये न्यूमेरिकल्स पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी 2 या 3 सेल दिखे, 2 सेल या 3 सेल दिखे, तो इसका मतलब शायद इस फॉर्मूले से सवाल सॉल्व हो जाएगा। बेसिक्स की बात करें तो सवाल हमने ऑलरेडी केवीएल से सॉल्व किया हुआ है, पर आप रिलेट करने की कोशिश करें, बहुत सारे चांसेस है कि आपको जो न्यूमेरिकल आएगा वो सेल्स इन पैरेलल का ही आएगा, मेनी सेल्स इन पैरेलल। इसमें आपको देखना पड़ेगा कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये एक सेल उल्टा जुड़ा ऐसा, तो फिर इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ जब आप निकाल रहे होंगे तो ये E1 बाय R1, ये माइनस E2 बाय R2, ये प्लस E3 बाय R3 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और R इक्विवेलेंट तो इनका निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में नेटवर्क होती है तब निकालते हैं 1 बाय R इक्विवेलेंट को 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इन सेल्स के कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट तो वैसे ही निकलेगा जैसे नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकलता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, बैटरी ग्रेड या बैटरी बैंक भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम अभी तो आइडेंटिकल सेलों की ही बात कर रहे हैं, ऐसे जोड़ते हैं। ये फिर यह नोट जुड़ता है, n cells in series in a row, ये n cells हैं और फिर m such rows in parallel। आप किसे n कह रहे हैं और किसे m कह रहे हैं वो ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल में कभी कभी ये खुद वो जानबूझ के पलट के दे देता है, बोलता है m सेल सीरीज में एक रो में है और ऐसे m रोज पैरेलल में है। ये कई सारे सेल्स हैं, ये बैटरी ग्रिड है और इस लोड को करंट या वोल्टेज या पावर सप्लाई कर रही है। इसमें फिर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा ना, वो सीरीज में ईएमएफ आ जाएगा एनी हर रो का, और फिर तो पैरेलल में वोल्टेज चेंज होता नहीं है। जो एक रो का ईएमएफ है ये है, और जो एक रो का रेजिस्टेंस है वो एनआर, और ऐसी एम रोज है, एम रोज है, ऐसा कुछ ये लोड रेजिस्टेंस जुड़ा है।
जो एक रो का ईएमएफ है वही टोटल ईएमएफ भी होगा। फाइनली जो इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है, जो एक रो का ईएमएफ है वही एन ही होगा। जो एक रो का ईएमएफ है वो एन ही होगा, और पर रेजिस्टेंस जो है वो एनआर बाय एम हो जाएगा टोटल। एक रो का एनआर है और ऐसी एम रोज हैं, एनआर बाय एम। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब आप इस पे लोड जोड़ दीजिए। अब लोड जोड़ दीजिए तो लोड करंट आप लिख पाएंगे। लोड करंट क्या है वो आप लिख पाएंगे, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, वही है जो एक रो का है, अपॉन अंदर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। ये लोड पे जाने वाला करंट है। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में जहां n सेल्स इन अ रो है और ऐसे n रोज पैरेलल है, लोड पे जाने वाला करंट ये है। और अगर आप चाहते हैं करंट में पावर मैक्सिमम हो, लोड में पावर मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम पावर इन लोड, और मैक्सिमम पावर इन लोड, अंदर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो लोड के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। जिसमें आपको पावर मैक्सिमम चाहिए उसको छोड़ के बाकी जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको इंटरनल रेजिस्टेंस पे काउंट किया जाए। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। n into m हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो n into m से निकलेंगे, और n और m में एक रिलेशन ये भी है, n और m में एक रिलेशन ये भी है बस। और लोड में जो मैक्सिमम पावर की कंडीशन है, लोड में तो पावर मैक्सिमम तब होगा जब लोड में से करंट मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम पावर इन लोड या फॉर मैक्सिमम करंट इन लोड, और मैक्सिमम करंट इन लोड दोनों के लिए आर इंटरनल इज इक्वल टू आर। अगर लोड में आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो पावर तो तभी लोड में मैक्सिमम होगा जब लोड में से करंट मैक्सिमम जाएगा। तो अगर कॉम्बिनेशन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर इन लोड या मैक्सिमम करंट इन लोड की कंडीशन सेम। और अगर एक सिंगल सेल की बात करते हैं, तो आपको अगर लोड में मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपको 0 ले लो, तब मैक्सिमम करंट की कंडीशन अलग है और मैक्सिमम पावर की कंडीशन अलग है। अगर एक सिंगल सेल है तो मैक्सिमम पावर के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, और मैक्सिमम करंट के लिए ये लोड रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। पर कॉम्बिनेशन में एक्चुअली यहाँ पे पहले से R डिफाइंड होता है, यहाँ R आपकी बार डिफाइंड होता है, लोड रेजिस्टेंस इज डिफाइंड। आपकी बात जो लोड रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल नहीं है। आपको कॉम्बिनेशन कर करके इंटरनल रेजिस्टेंस को, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को लोड के बराबर लाना है। यूजुअली स्मॉल r चेंज आप नहीं कर सकते, कैपिटल R वेरिएबल होता है, यहाँ कैपिटल R फिक्स्ड है, लोड फिक्स्ड है। और कॉम्बिनेशन को इस तरह करना है कि अंदर का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के बराबर आ जाए। अगर आपको सर्किट में मैक्सिमम करंट निकालना है, तो ये दोनों बराबर हैं, जो I मैक्स हो जाएगा n, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2nr/m। n और n कैंसिल हो गया तो ne/2r, ये सर्किट का मैक्सिमम करंट हो गया। मतलब ऑफ कोर्स लोड का किसी एक ब्रांच का नहीं, लोड का मैक्सिमम करंट इतना हो गया। मैक्सिमम करंट की कंडीशन ऑफ करंट भी मैक्सिमम एक अलग बात होती है, और वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट एक अलग बात होती है। If ये जो अभी I की वैल्यू आ रही है ना मिक्स ग्रुपिंग में, Ne/nr/m + r, तो हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आप मिक्स ग्रुपिंग कब करेंगे। बेसिकली जब R और R शायद सेम ऑर्डर के हो तो आप मिक्स ग्रुपिंग करेंगे। जब R बहुत ही कम है, R बहुत ही स्मॉल है, तो आप सीरीज करते हैं ताकि इन सब का बढ़ के रेजिस्टेंस लोड के बराबर हो जाए। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मेरे पैरेलल में जोड़ते हैं ताकि ये कम होके लोड के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम रेंज के हैं तो आप उन्हें मिक्स ग्रुपिंग में कॉम्बाइन कर सकते हैं। मिक्स ग्रुपिंग का फायदा ये है कि आप पूरे सारे सेल अगर उठा के पैरेलल में जोड़ देते हैं
तो आपको ईएमएफ से आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। निच ग्रुपिंग में फायदा है कि आप कम से कम आप एक ब्रांच के ईएमएफ के बराबर तो आपको ईएमएफ मिल रहा है, तो ईएमएफ से आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग के अब हम भी मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन ये है आपके पास के जैसे 4 सेल हैं, जैसे 4 सेल हैं, आइडेंटिकल हैं, सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, और अब बस ये लोड रेजिस्टेंस है और आपसे लोड रेजिस्टेंस में करंट निकालने को कहा जा रहा है। वो तो हो जाएगा टोटल 1 2 3 4, चारों आइडेंटिकल पोलैरिटी में, कोई भी उल्टी पोलैरिटी में नहीं जुड़ा है, तो टोटल ये हो गया, अंदर का टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया और ये लोड का हो गया, ऐसा। फिर हम अब इसमें किसी एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, चलिए ये भी निकालते हैं। तो ये तो सारे सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं, अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो E माइनस आई आर, तो इससे जो भी आ जाए 4E अपॉन 4R प्लस R माइनस, मतलब E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, ऐसा है ना। बेसिकली हर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो E मैं कॉमन ले लेता हूँ, 4R प्लस R, 4R प्लस R माइनस स्मॉल r, माइनस स्मॉल r अपॉन 4R प्लस R, E इंटू R प्लस 3R अपॉन 4R प्लस R। दो आंसर हो गए, एक तो लोड में करंट हो गया और एक किसी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये जो टर्म है, जब मैं इसमें से E कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 4R बच जाएगा, 4R बच जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ द सेल। और ये डेफिनेटली फिर उसके पोटेंशियल डिफरेंस उसके ई से तो कम ही आ रहा है, क्योंकि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, आंसर ई से तो छोटा ही आना चाहिए, तो ई तो छोटा अपॉन बड़ा, डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा है, आंसर ई से तो छोटा ही आना चाहिए। n आइडेंटिकल सेल्स हैं, सीरीज में जुड़े हैं, हर एक का ईएमएफ ई है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो 4 से ज्यादा है। 2 cells out of these are wrongly connected, wrongly connected मतलब शायद सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में है, बाकी तो एडिटिव पोलैरिटी में, दो wrongly connected है। तो ये जो wrongly connected सेल्स हैं, इनमें से किसी एक के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। ये देखिए सॉल्यूशन, अगर दो सेल उल्टे जुड़े हैं ना, तो मेरे पास सीधे सेल है, मुझे इनमें से अगर दो सेल उल्टे जुड़े हैं, मतलब सीधे इतने जुड़े हैं और उल्टे इतने जुड़े हैं, तो टोटल ईएमएफ ये हो जाएगा। सीधे तो यही रहेंगे, इनको तो मैं पूरे n थे, n में से दो उल्टे जुड़े हैं, तो जो सीधे टोटल एडिटिव ईएमएफ है इतना है और सब्सट्रैक्टिव ईएमएफ इतना है, रेजिस्टेंस पूरा होगा ये है, तो हो जाएगा n माइनस 4e अपॉन nr, ये सर्किट का करंट है। अब एक सेल अगर जो उल्टा जुड़ा है उसमें तो वोल्टेज होगा E प्लस आई आर, क्योंकि वो तो चार्ज हो रहा है, तो E प्लस आई आर, आई की जगह मैं ये ले लूंगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है E प्लस आई आर, ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो एन ई प्लस एन माइनस 4e अपॉन आर अपॉन एन, तो मैं एन यहाँ लिखा चुका हूँ, अपॉन एन। कैसा आएगा ये, एन ई माइनस 4e
माइनस टू ई अपॉन एन आर, ये करंट है। अब जो सेल चार्ज हो रहा है उसमें वोल्टेज है ई प्लस आई आर, तो जाएगा ई प्लस एन ई माइनस 4 ई अपॉन एन आर इंटू आर, ये कैंसिल हो गया, तो एन ई प्लस एन ई माइनस 4 ई अपॉन एन, तो जाएगा एन माइनस 4 टू एन ई माइनस 4 ई अपॉन एन, एन से डिवाइड कर देता हूँ, तो जाएगा 2e माइनस 4e बाई एन, तो मैं एक्चुअली 2e कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस 2 बाई एन, ये फाइनल आंसर। चेक पॉइंट के लिए हम ये देख सकते हैं कि आंसर ई से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, क्योंकि चार्जिंग है तो आंसर ई से तो बड़ा आना ही चाहिए, चार्जिंग है तो कुछ भी हो जाए आंसर ई से तो बड़ा आना ही चाहिए, और हाँ ये आंसर ई से बड़ा आ रहा है, क्योंकि ये जो टर्म है ये 1 से थोड़ा छोटा आएगा, जैसे मान लीजिए 1/3 आ गया, 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया, फिर 4e/3 हो जाएगा, 1.33e हो जाएगा, कुछ भी हो ये आंसर ई से तो छोटा ही आएगा, सॉरी ई से बड़ा आएगा, 2e से छोटा आएगा और ई से बड़ा आएगा, और चार्जिंग हो रहा है तो आंसर ई से तो बड़ा आना ही चाहिए, ये क्रॉस चेक हो गया। खाली इस बात का भी आप ऑप्शंस में कुछ ना कुछ तो यूज कर ही सकते हैं कि आंसर ई से बड़ा आएगा, आंसर ई से बड़ा आएगा, इतने पे भी आप एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। एन आइडेंटिकल सेल्स हैं, इस तरह जुड़े हैं, लोड रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, शॉर्ट सर्किट है, आपको आई और एन के बीच में ग्राफ बनाना है। अभी क्या होगा, जो आई होता है वो होता है एन ई अपॉन एन आर प्लस आर सीरीज में, और ये आर 0 है, तो आई हो गया एन ई अपॉन एन आर, एन कैंसिल हो जाएगा, ई बाय आर हो गया, लोड रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इट इज इंडिपेंडेंट, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, उतना ही करंट जा रहा है जितना शॉर्ट सर्किट में एक सेल भेज देता है, एक सेल हो या कई सेल हो फर्क पड़ ही नहीं रहा, टोटल करंट इन द सर्किट विल ऑलवेज बी सेम एज दैट सप्लाइड बाय वन सेल। इसी क्वेश्चन में अब हमें ये निकालना है किसी भी हर सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, हर सेल अब डिस्चार्ज ही हो रहा है, कोई भी सेल अगर चार्ज होगा ना, हर सेल में से उसके पॉजिटिव में करंट निकल रहा है, तो हर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो हर एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके ई से कम होगा। अगर कोई रॉन्गली कनेक्टेड सेल होता है ना, कोई उल्टा जुड़ा होता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव में करंट जाता है तो वो चार्ज हो जाता है, तो वहां वोल्टेज ई से ज्यादा आ जाता है, और सारे अगर सीधे खड़े हैं तो सबके पॉजिटिव में से करंट निकल रहा है, तो ये सब डिस्चार्ज हो रहे हैं, केमिकल्स यूज हो रहे हैं। फिलहाल जब ये सब डिस्चार्ज होते हैं तो भी होता है ई माइनस आई आर, तो ई माइनस आई आया था ई बाय आर इंटू आर, ये कैंसिल हो गया, ई माइनस ई, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए क्योंकि सारा वोल्टेज यहाँ खपना जरूरी है, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस 0 है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज कुछ यहाँ गिरता और कुछ यहाँ गिरता तो ठीक है, यहाँ थोड़ा कम गिरता, अब सारा अंदर गिरना जरूरी है क्योंकि यहाँ तो कुछ गिर ही नहीं रहा ना, हर सेल का अपना इंडिपेंडेंटली हिसाब से संभालना पड़ेगा। Voltage drop across each cell will be 0 because each cell is effectively in short circuit। देखिए क्या है, बेसिकली ये भी वही सर्किट है, इसमें भी कहीं लोड रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, इसमें भी कैपिटल आर तो 0 ही है, तो इफेक्टिवली ईच सेल इज इन अ शॉर्ट सर्किट, तो हर सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिलेगा, जितना इसका ईएमएफ है ना उतना उसके रेजिस्टेंस पे टपक जाएगा, तो इसका भी वोल्टेज 0, इसका भी वोल्टेज 0, इसका भी वोल्टेज 0, इसका भी वोल्टेज 0, कहता है एक मैंने ए और बी के बीच में इधर कुछ अगर टोटल 50 सेल थे तो इधर 10 सेल जोड़े और इधर 40 सेल जोड़े, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो ए से स्टार्ट होकर यहाँ तक चले जाओ,
सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ईच सेल इज इफेक्टिवली इन शॉर्ट सर्किट, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए किन्हीं भी दो पॉइंट्स का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। इधर 10 सेल है, उधर 40 सेल है, तो इधर के 10 सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और इधर के 40 सेल का भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। असली बात यह है कि कहीं लोड तो जोड़ा ही नहीं है हमने, कहीं लोड तो है ही नहीं। ये दो डिफरेंट सेल हैं, हालांकि इनका ईएमएफ तो सेम है। सेल ए का पर इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है और सेल 2 का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है, और इस तरह से ये जोड़े गए हैं। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ए के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो बस R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, दोनों में से ये आपको सोच के बताना है या सॉल्व करके। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन पे 3 स्टार दे दीजिए। देखिए क्या है कि अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो रहा है तो टोटल ईएमएफ है ई, मतलब टोटल है 2E, उस 2E में से एक ही यहाँ गिर गया तभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ। तो ये जो ई है उसमें से कुछ इस पे भी गिर रहा है, कुछ इस पे भी गिर रहा है। टोटल वोल्टेज है 2E, ई इस पे गिर गया अकेले पे, और ये ई इन दोनों पे मिलके गिर रहा है, तो फिर ये तो सबसे बड़ा हुआ ना। वोल्टेज तो आधा आधा बढ़ता है तब जब रेजिस्टेंस बराबर बराबर होते हैं, तो इस पर वोल्टेज जितना है उतना ही इन दोनों पे मिला के है, और वोल्टेज आधे आधे तब गिरते हैं। टोटल 2E का आधा इस पे गिरा और आधा इन दोनों पे गिरा जब रेजिस्टेंस बराबर बराबर होते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस और ये दोनों मिलके बराबर हो गए तब इन पे वोल्टेज आधा आधा गिरेगा। ये जरूर सबसे बड़ा है, आपको यही पहचानना है। सबसे बड़ी बात कि यही सबसे बड़ा है। हाँ, इसकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन ये है कि पहले तो मैं सर्किट का करंट निकाल लेता हूँ, दोनों बैटरियां एडिटिव पोलैरिटी में हैं, तो पूरे सर्किट का करंट हो गया ये। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो E माइनस IR1 जीरो है, क्योंकि ये वाला सेल डिस्चार्ज हो रहा है, करंट इसके पॉजिटिव में से निकल के इसके नेगेटिव में जा रहा है। तो E माइनस I यानी 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R1 इज इक्वल टू जीरो। तो E मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R माइनस 2R1 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जीरो। ये भी जीरो हो जाएगा और जो अपॉन समथिंग वाली चीज है वो भी हट जाएगा। बस बेसिकली यही इक्वेशन बचेगी। तो R2 प्लस R माइनस R1 इज इक्वल टू जीरो, तो R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R। ये रिलेशन है, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सीरीज में जिस पे वोल्टेज ज्यादा गिरता है वो रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा है। इस अकेले पे ई गिर रहा है तो ये बड़ा है, और इन दोनों पे मिलके ई गिर रहा है। ये सब सीरीज सर्किट है। सीरीज में जिस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ज्यादा गिरता है वो रेजिस्टेंस बड़ा है, तो जिसके अक्रॉस ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ है वो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है। ये 3 सेल्स इन पैरेलल में, और ये आपको लोड करंट बताना है। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रख लीजिए कि एग्जाम में कोई भी सवाल आता है जिसमें 2-3 बैटरियां लगी हैं, बहुत सारे चांसेस हैं फोल्ड करो, कहीं वायर को थोड़ा एक आध मोड़ मार के ले जाओ, चांसेस 99% यही है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का न्यूमेरिकल निकलेगा। इस सवाल को आप केवीएल से भी कर सकते हैं, पर वो बहुत टाइम खाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालिए, आर इक्विवेलेंट निकालिए। सर ये वोल्टेज है 12 वोल्ट, ये बैटरी उल्टी जोड़ी है। इक्विवेलेंट ईएमएफ आप निकालेंगे E1 by R1 माइनस E2 by R2 प्लस E3 by R3 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। फिर R इक्विवेलेंट आप निकालेंगे, 1 by R इक्विवेलेंट निकालेंगे 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 से। तो यहाँ एक इक्विवेलेंट ईएमएफ और यहाँ एक R इक्विवेलेंट और यहाँ लोड रेजिस्टेंस जोड़ दीजिएगा, ये करंट निकल आएगा।
सबसे पहले ई इक्विवेलेंट सॉल्व करता हूं यहाँ पर। तो ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 20/2 माइनस 18/6 प्लस 12/3 अपॉन 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 तो जाएगा 10 माइनस 3 प्लस 4 एलसीएम हो गया 6 3 प्लस 1 प्लस 2 तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 7 प्लस 4 11 अपॉन 6/6 1 तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 11 वोल्ट। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया 11 वोल्ट। और जहाँ तक आर इक्विवेलेंट का सवाल है तो फिर मुझे पता है ये 6 और 3 हो जाएगा पैरेलल में 2 और 2 और 2 पैरेलल में हो जाएगा 1 तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम और ये लोड रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। लोड रेजिस्टेंस है 10 ओम। आर इक्विवेलेंट तो निकालना है तब जब आपको, अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप इनको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, आपको तब ईएमएफ इनका कंसीडर करना ही नहीं है। अब आपको इन टर्मिनल्स के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है और ये तीनों पैरेलल में है तो आपको आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी पे बहुत ध्यान दें। आपको ई चाहिए ना तो ऊपर सारे ई होंगे, फिर 1/r नीचे है तो 1/r ऊपर भी होंगे, तभी तो डायमेंशनली ऊपर ही बचेगा। बस ये बैटरी उल्टी जुड़ी थी, ये बैटरी उल्टी जुड़ी थी तो इसकी पोलैरिटी में नेगेटिव लूंगा तो यहाँ माइनस साइन लूंगा, बस इतना ही है। 11/11 1 एम्पियर लोड का करंट है। यहाँ ये ऑब्जर्वेशन करिए कि जो ई इक्विवेलेंट आ रहा है, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है वो ऐसे में इनके अगर बीच में आता है, दो बैटरीज अगर हो ना, अभी तक माइनस हो गई, आंसर 11 आ रहा है। अगर सपोज ये ऐसा होता, अगर सिर्फ ये दो ही बैटरीज होती ना तो आंसर इससे छोटा आता और इससे बड़ा होता, ये पक्की गारंटी है। लिख दीजिए ओनली 2 cells are in parallel with identical polarity। अगर दो सेल्स पैरेलल में हैं, अगर दो सेल्स पैरेलल में हैं तो E इक्विवेलेंट लाइज बिटवीन E1 एंड E2। 20 से छोटा होता और 12 से बड़ा होता। यहाँ तो खैर सबसे छोटे वाले से भी छोटा आ गया, बीच में क्योंकि एक माइनस साइन था। अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो ये 17 आता, 17 आता। खैर वो माइनस साइन वाले के लिए हम कोई रूल नहीं बना रहे, दो सेल्स अगर पैरेलल में हो तब बस रूल बना लीजिए आप कि इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों के बीच में आएगा, छोटे वाले से भी छोटा होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ये कहना गलत है। आर इक्विवेलेंट के लिए तो कह सकते हैं कि वो छोटे वाले से भी छोटा होगा, पर ई इक्विवेलेंट छोटे वाले से भी छोटा होगा, वो आप हमेशा गलत पाएंगे। टोटल हमारे पास 24 सेल्स हैं, उनसे बैटरी बैंक बनाना है, मतलब वही शायद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग। हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है और लोड रेजिस्टेंस दिया है। कितनी रोज आपको पैरेलल में जोड़नी पड़ेगी ताकि लोड में मैक्सिमम करंट जाए, और मिक्स्ड ग्रुपिंग में जो मैक्सिमम करंट की कंडीशन होती है लोड में से, वही मैक्सिमम पावर की कंडीशन होती है। तो मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम लोड एक सेल की बात हो तो अलग आंसर आता है, नहीं तो आंसर ग्रुपिंग ऑफ सेल में जो मैक्सिमम पावर की कंडीशन है वही मैक्सिमम करंट की कंडीशन। आर इंटरनल इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल। तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, तो n into n की वैल्यू 24 है। जहाँ मैं ध्यान से रखूंगा, याद रखूंगा कि ये n है और ये m है, मतलब मुझे एक्चुअली m निकालना है, पूरी ग्रिड नहीं बतानी है। नंबर ऑफ सेल्स 24 है और उसके बाद एक रो का हो जाएगा nr by n is equal to capital R। ये अगली इक्वेशन है मेरी, छोटा सा ही सवाल है। n by m into 0.5 is equal to 3, तो n by m is equal to 6, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें से हम n एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस निकालनी है, m निकालना है, तो n एलिमिनेट कर देता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन से n की वैल्यू निकालता हूँ 6n, और इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ m into 6n is equal to 24, तो m square is equal to 24 by 6, m square is 4, m is equal to 2, मतलब 2 into rather 12 into 2 का
5 cells in series in a row and 2 such rows in parallel. ये आंसर है। मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन 24 सेल्स तो अभी भी हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कम ही होता है 0.5 ओम 1 ओम की रेंज में, which can deliver maximum power to a load of 10 ohm. जो कैपिटल आर है लोड वो 10 ohm। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन तो वही है n into n is equal to 24, जहाँ दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि ये n होता है और ये m होता है, ये हर बार बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब n r by m, इस इक्वेशन में गलती होने की चांसेस होते हैं, इसमें तो आप गलती नहीं करोगे, इसमें आप m r by n लिखते हो कि n r by m लिखते हो, उसमें गलती होने का चांस है। तो n r by m is equal to कैपिटल R, एक इक्वेशन ये है, और n r by m is equal to capital R. So n by n is equal to 20, ये दूसरी इक्वेशन है। अब चलिए मैं n को निकालता हूँ 20n और फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो m into 20n is equal to 24. So m square is 24 by 20. So m square is 1.2। इस सवाल में जो r दिया है वो 1 दिया है, ये nr by m डायरेक्ट 10 ही हो गया, ये 10m हो गया, ये 10m हो गया, ये 24 by 10 हो गया, m स्क्वायर 2.4 हो गया। m की वैल्यू अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, रूट 2 होता तो ये 1.414 होता, ये 1.4 से थोड़ा बड़ा है, मैं मान लेता हूँ 1.5, 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, 1.6 मानता हूँ, तो 1.6 का स्क्वायर 2.56 होता है। तो 1.5 और 1.6 के बीच में कुछ इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो खैर ये फ्रैक्शंस में आ रहा है, कहता है 1.5 रोज इन पैरेलल, तो 1.5 रोज इन पैरेलल तो मैं नहीं लगाऊंगा, या तो 1 रो पैरेलल में लगाऊंगा या 2 रो पैरेलल में लगाऊंगा। अब वो डिसाइड कैसे करना है। अब ये बात तो पक्की है कि आप 1.5 रोज को या तो आप m1 लोगे और m24 लोगे, या फिर आप m2 लोगे और m12 लोगे, ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता सोचने का कि इनमें से कौन सा मेथड लेंगे। ये तो पक्का है कि नंबर ऑफ रोज हम होल नंबर में ही लेंगे, या तो 1 रो लेंगे या 2 रोज लेंगे। आप इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पावर्स कैलकुलेट कर लीजिए कि लोड में कितना पावर पहुंच रहा है, और जिसमें भी मैक्सिमम पावर पहुंच रहा हो वो कॉम्बिनेशन हम एग्री कर लेंगे, वही थोड़ा सेफ तरीका है। हम दोनों के पावर इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले लोड का करंट निकाल लेते हैं। लोड का करंट है, इसमें 24E, एक रो में कितने सेल्स हैं, और फिर nr by m, nr by m, तो 24/1 into 1 प्लस कैपिटल R, ये तो हो गया सर्किट का करंट। तो ये हो जाएगा 24E को अपन कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो E को तो हटा दो, चलो 1 मान लो, कुछ त्रुटि मान लो, 24/34 I स्क्वायर इंटू 10, ये तो P1 हो गया। ऐसे ही अगर सेकंड केस आएगा, तो करंट होगा, EMF होगा NE 12E अपॉन nr by m, तो 12/2 इंटू R, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है प्लस R, मैं ये हो जाएगा 12, R की वैल्यू है 10, तो 12/6 प्लस 10 16, 12/16। और बस अब यही देखना है जो P2 है वो 3 से डिवाइड करता हूँ, 4 बाय, पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, ये हो गया 3 से, ये 4 से ये 3 जाएगा और ये 4 जाएगा,
तो ये तो आ रहा है करीब 0.75 का स्क्वायर इनटू आर। ये रेशियो ज्यादा बड़ा आ रहा है। ये रेशियो तो ये जो रेशियो है ये 34/24 पॉइंट लगाऊंगा तो 0। फिर इसको चेक कर लेता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो चलिए 7 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 34 से कितना आ रहा है, 7 4 28, 3 7 3 21 और 2 38। तो ये 0.7 तो सही आ रहा है, 0.7 तो सही आ रहा है। फिर 2 आएगा, ये 0.0 चला जाएगा उसके बाद। तो ये रेशियो इसका पावर कम आ रहा है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बेटर। अगर इसको कैलकुलेट करके ही हम चेक करेंगे कि किस केस में पावर ज्यादा आ रहा है, और कोई शॉर्टकट तरीका लॉजिकल वाला बैठेगा नहीं। तो आइडेंटिकल बैटरीज हैं, दोनों का ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का 1 ओम है। दे आर अवेलेबल टू अस। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप्ड अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस? लोड रेजिस्टेंस भी आपकी मर्जी का हो सकता है, पर हम इस सिस्टम से कितना मैक्सिमम पावर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो डिलीवर्ड टू लोड वाली बात ही होती है हमेशा। देखिए अब हमें ना तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, ना ये बताया है कि आपने या सीरीज में जोड़ा है कि पैरेलल में जोड़ा है। तो आप एक बार इनको सीरीज में जोड़ के देख लीजिए कि मैक्सिमम पावर कितना आता है। अगर ये तो बैटरी सीरीज में जुड़ी है तो ये केस बन जाएगा। और मैक्सिमम पावर के लिए जो रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वही लोड का भी रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी बार लोड आपकी मर्जी पे है। हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस सिस्टम से मैक्सिमम पावर लोड तक पहुंचा पाए। और मैक्सिमम लोड के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वही लोड रेजिस्टेंस हम लेते हैं। तो ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम ले लेता हूँ। ऐसे में देखता हूँ कि लोड पे पावर कितना पहुंच रहा है। तो सर्किट में जो करंट है वो है 4/4। ये ईएमएफ हो गया 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो गया 1 एम्पियर। और अभी जो लोड का पावर है वो है I² R, तो हो गया 2 वाट। अब आपको देखना पड़ेगा कि यही कॉम्बिनेशन आप अगर पैरेलल में करते हैं तब कितना पावर लोड तक पहुंच रहा है। जैसे पिछले सवाल में हमने 1 रो और 2 रो दोनों के सॉल्व करके चेक किया था ना कि पावर कब ज्यादा आ रहा है। इसमें भी ले लो, इसमें ये 2 वोल्ट और 2 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट ये 2 और 2 का आइडेंटिकल बैटरीज है तो 2 ही रहेगा। और रेजिस्टेंस 1 ओम पैरेलल में है तो ये 0.5 ओम हो जाएगा। और लोड रेजिस्टेंस भी फिर मैं 0.5 ओम ही लूंगा। लोड रेजिस्टेंस मुझे अपनी मर्जी से चूज करने का चॉइस उन्होंने दिया है। ऐसा सवाल की लैंग्वेज में कहीं क्लियर है, नहीं तो वैल्यू वो बताते। तो फिर अब ठीक है, सर्किट में जो करंट जा रहा है वो 2/1 जा रहा है और 2 एम्पीयर जा रहा है, और लोड पे अपनी बार जो पावर है वो है I² × R। सो 4 × 0.5, तो बाय चांस इससे भी 2 वाट आ रहा है। इसलिए आप लोड में मैक्सिमम पावर 2 वाट पहुंचा सकते हैं। हम ये कुछ नहीं कह सकते कि लोड में मैक्सिमम पावर के लिए दोनों को सीरीज में जोड़ दो ताकि सर्किट में करंट ज्यादा हो। ऐसा लॉजिक नहीं चलेगी। सेफ है कैलकुलेशन, इट्स इट इज अ वेरी स्ट्रांग लॉजिक कि सीरीज में जोड़ दीजिए, सीरीज में करंट बढ़ जाएगा तो पावर ज्यादा आ जाएगा, पर आर भी तो अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो बेस्ट यही है कि दोनों के पावर इंडिविजुअली कैलकुलेट करिए और चेक करिए कब पावर ज्यादा आ रहा है, वो आंसर अपना सही है। गैल्वेनोमीटर का अननोन रेजिस्टेंस है और 2 आइडेंटिकल बैटरीज हैं उनके सीरीज में जोड़ा है। When the batteries are in series, गैल्वेनोमीटर रीडिंग 1 एम्पीयर है, और जब बैटरी पैरेलल में है तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0.6 एम्पीयर है। तो आपको स्मॉल r निकालना है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसका टर्म एलिमिनेट करना होगा, इक्वेशन में तो लाना पड़ा होगा, पर गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करना होगा। देखिए तो पहले दोनों बैटरी सीरीज में है तो ईएमएफ हो जाएगा 2 × 1.5, रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा 2R प्लस ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये 1 एम्पीयर। पहले ऐसा सर्किट है, ये बैटरी, ये गैल्वेनोमीटर और ये लोड रेजिस्टेंस, ये 1.5 वोल्ट,
ये 1.5 वोल्ट या R और इसका भी कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा। ये इसी का रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर शायद इज अननोन रेजिस्टेंस, मतलब शायद ये है प्लस ये है। गैल्वेनोमीटर विद एन अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज टू टू आइडेंटिकल बैटरीज। तो पहली इक्वेशन ये आ गई, तो 3/2R plus R is equal to 1 आ गई। सो 3 is equal to 2R plus R, एक इक्वेशन आ गई। अब जब यही बैटरीज पैरेलल में जुड़ी हैं तो ईएमएफ तो एक ही बैटरी का होगा, R plus R/2। अब ये सर्किट का नया करंट है 0.6 एम्पीयर। इससे इक्वेशन आ रही है 1.5, इसको मैं 6/10 लिख लेता हूँ, 3/5 लिख लेता हूँ, ठीक है, और 0.6 ही रहने देता हूँ, नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पूरे यहाँ सारे टर्म यही आ जाएंगे पूरे, तो हो जाएगा 0.6R प्लस 0.3R। अब इसमें से मुझे कैपिटल R एलिमिनेट करना है, कैपिटल R मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। कैपिटल R की वैल्यू है 3 - 2R, तो 1.5 इज इक्वल टू 0.6 और कैपिटल R एलिमिनेट करना है, तो 3 - 2R प्लस 0.3R, so 1.5 is equal to 0.6 into 3, so 1.8 minus 0.6R minus 0.6 into 2, 1.2R, ये हो गया। तो 1.5 minus 1.8 का इधर ले आता हूँ, तो हो गया minus 0.3 और उधर हो गया 0.9 minus 0.9R, तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई 1/3 ओम। स्मॉल r की वैल्यू 1/3 ओम। अगर आप दो इक्वेशन बना सकते हैं, अगर दो इक्वेशन बनाने लायक सफिशिएंट डेटा दिया है, तो फिर आप इसको जीरो मत अज्यूम करना, इसको इग्नोर मत करना, इसको एलिमिनेट करना। कभी बहुत एक ही इक्वेशन बन पा रही हो तो फिर जरूर जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है आप उसे जीरो मान सकते हैं। Potential difference of the terminals of a battery is 8.4 volt when there is a current of 1.5 ampere in the battery from its negative to positive terminal. When the current is 3.5 ampere in the reverse direction, potential difference becomes 9.4 volt. आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। फिर जरूर एक जैसी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक जैसा डेटा दो बार दिया है तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। इसमें जरूर एक बार बैटरी चार्ज हो रही है और एक बार डिस्चार्ज हो रही है। उसने कहा है इन द बैटरी करंट उसके पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी सर्किट कुछ ऐसा है, पहला जो सर्किट है उसमें करंट ऐसा है, तो इनसाइड द बैटरी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है और बाहर ऐसा जा रहा है, इसको हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है ना वो है 8.4 इक्वल टू E माइनस IR, I है 1.5 into R, कह रहा है इन द बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये बाहर मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है और जब बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो ये बैटरी चार्ज होती है, तो दूसरी बार जरूर ये बैटरी डिस्चार्ज होती है, दूसरी बार फिर जरूर इक्वेशन आएगी E प्लस IR। अभी I की वैल्यू है 3.5 एम्पियर, अब मैं इसमें से E एलिमिनेट कर देता हूँ तो सीधे माइनस कर देता हूँ, 1.4 इज इक्वल टू 2R, सॉरी ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, मैंने 9.4 मतलब चलो ये लिया माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 5R। सर ये 1 होगा, 5R, 1 is equal to 5R, तो R is equal to 1/2, 1/5, 0.2 ohms का सही जवाब। A battery has an open circuit potential difference of 6 volts. Open circuit potential difference of 6 volts across its terminals ही होगा, of course, across its terminals, मतलब आपको उसमें बैटरी का EMF दे दिया, तो कहता है when a load resistance of 60 ohm is connected across the battery, the total power dissipated in the battery, मतलब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का पावर दिया है,
total power dissipated in the battery is 0.4 watt. Power का फॉर्मूला V to I से watt आता है. So the what should be the load resistance R so that maximum power will be dissipated in R. और फिर कुछ असली चीज एक्चुअली ये है, total power supplied by the battery. कह रहा है in the battery जो पावर डिसिपेट इन द बैटरी हो रहा है वो 0.4 वॉट है. जो 0.4 है वो है E स्क्वायर अपॉन R प्लस R. E की वैल्यू है 6, E की वैल्यू है 0.6, सॉरी 6 into 6 हो गया अपॉन R प्लस R, और R की वैल्यू है 60. तो 60 प्लस R is equal to 360 by 4. 60 plus R is equal to 90. तो R is equal to 30 ओम. और अगर मैक्सिमम पावर लोड पे डिलीवर कराना है आपको तो कैपिटल R भी 30 ओम होना चाहिए. मैक्सिमम पावर की ये कंडीशन. अब असली बात ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ये सीखना है आपको. और टोटल पावर सप्लाइड बाय द, खाली अगर बोलता पावर सप्लाइड बाय द बैटरी तो वो पावर टू द लोड हो जाता. पर अगर उसने वर्ड टोटल कह दिया तो टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी मतलब खाली लोड को नहीं, बैटरी से जो टोटल पावर चल रहा है. स्मॉल r 30 ओम है, ये भी 30 ओम है और ये भी 30 है और EMF 6 वोल्ट्स है. अब यहाँ से जो टोटल पावर चल रहा है ना वो मुझे निकालना है. अब जो मैक्सिमम पावर बैटरी से ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट इज द टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, तो मेरे को बैटरी का टोटल पावर चाहिए. तो 6 स्क्वायर अपॉन 30 प्लस 30, 36 अपॉन 60. ये 6 into 60 रहने देता हूँ इसको मैं, तो एक 6 कैंसिल हो जाएगा. 6 by 10 0.6 वॉट. मैक्सिमम पावर जो है आपकी बार अगर आपने इसे एडजस्ट कर लिया, पहले 0.4 वॉट था अब 0.6 वॉट हो गया. पर सिखाने लायक बात यह है कि अब हमें निकालना है टोटल पावर, खाली लोड का पावर नहीं, टोटल पावर जो बैटरी से चल रहा है. जो बैटरी से टोटल पावर चल रहा है वो पहले 0.4 वॉट था और जो पावर डिसिपेटेड इन द बैटरी so यूजुअली तो मतलब होता है कि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ऐसा डेटा दिया नहीं है कि हम उसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर सके. तो हमने वह बोला बस वो टोटल वैल्यू, टोटल पावर है. टोटल पावर जो बैटरी से चलता है वो पावर डिसिपेटेड इन द बैटरी आप कह सकते हो उसे. फॉर मैक्सिमम पावर टू बी डेवलप्ड अक्रॉस R इट्स वैल्यू इज, क्या है कि आप पहले दो सेल पैरेलल में है ना, पहले इस पूरे जो बैटरी सिस्टम है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो. ये टू सेल्स इन पैरेलल है एक्चुअली, ये 10 वोल्ट है और इनका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और ये R है. ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, टू सेल्स इन पैरेलल. अब मैक्सिमम पावर के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए. R internal should be equal to R external. तो लोड का रेजिस्टेंस 0.5 ओम. ये सर्किट दिया आपको, कहता है इस R की वैल्यू क्या हो ताकि इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय इट इज मैक्सिमम, इसका पावर मैक्सिमम. ये जो है ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, हालांकि यहाँ नहीं दिखाया है पर बैटरी के सीरीज में जो भी आता है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ही होता है. ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी के सीरीज में है. ये जरूरी नहीं कि यहीं दिखाया जाए, उसे हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा देंगे, यहाँ से हटा के यहाँ बना देंगे. ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए. तो इसमें भी पावर मैक्सिमम होगा और इसमें भी पावर मैक्सिमम होगा. 50% एफिशिएंसी होती है ना. और ये तो एक बैलेंस ब्रिज है, इनका रेशियो 1:4 है, इनका भी 1:4 है, तो ये हट जाएगा. अब 20 और 40 सीरीज में
यानी ऊपर आ गया 60 और नीचे आ गया 15, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो आंसर है 60 इंटू 50 अपॉन 60 प्लस 15। मैं इसमें से नीचे 15 कॉमन ले लेता हूँ, तो जाएगा 1 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, 60 बाय 15, 60 बाय 5 इज 12 ओम। तो इस पूरी नेटवर्क का रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस 12 ओम होना चाहिए, तो इसका भी पावर मैक्सिमम होगा और इसका भी पावर मैक्सिमम होगा। That is all for today.